एक छोटा सा गांव। उसी गांव के एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था सोहन। उसके साथ रहते थे उसके बूढ़े माँ बाप, जिनकी आंखों में उम्र की थकावट तो थी, लेकिन बेटे की मेहनत पर गर्व भी। सोहन सुबह से लेकर शाम तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, और जो कुछ भी उसे मेहनत के बदले मिलता वो सीधा माँ बाप की हथेली पर रख देता। उसके माता पिता उसे देखते तो दिल रो उठता। आज मेरी किस्मत भले ही सोई है, पर मैं नहीं। मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक ये सोई किस्मत जाग न जाए। सोहन बचपन से ही मुश्किलों में पला था। कभी नए कपड़े नहीं पहने, कभी त्योहारों पर मिठाई का स्वाद नहीं चखा, कभी स्कूल की किताबें पूरी नहीं हुई। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन सोहन पास के खेतों में काम कर रहा था। धूप सर पर चढ़ी हुई थी और उसकी हथेलियां छिल चुकी थीं। पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा था लालाराम जमींदार, छांव में आराम करता हुआ। उसी वक्त उसकी नजर गई पास के पेड़ की छांव में बैठे लालाराम जमींदार पर। आज लालाराम की आंखों में वही तेज नहीं था, चेहरा उतरा हुआ था। उसे मालिक की हालत देखी नहीं गई। वह झटपट अपना काम छोड़ हाथ पोंछते हुए पास गया और आदर से बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। अगर कोई परेशानी है तो बताइए, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। पर जवाब उम्मीद के उलट था। लालाराम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अरे तू मेरी मदद करेगा, पहले खुद की मदद कर ले। अगर तू किसी की मदद के लायक होता तो दूसरों के खेतों में मजदूरी क्यों करता। चुपचाप जा और अपना काम कर, मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। ये सब वक्त की बात होती है। किस्मत हर किसी का साथ हर वक्त नहीं देती, पर इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन अगर मैं सच्चाई और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन ये सोई किस्मत भी मेरी तरफ झुक ही जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सोहन की आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। एक ऐसा सच जो सीधा दिल में उतर जाए। लालाराम की आंखें एक पल के लिए झपकना भूल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतने कष्टों में जीने वाला एक मजदूर इतनी ऊंची सोच रखता है। अरे सोहन, तेरे विचार तो बहुत नेक हैं। तेरी बातें सुनकर दिल को अजीब सा सुकून मिला है। इतनी मुसीबतों में भी तू अपने जीवन से शिकायत नहीं करता। तू तो सच में बड़ा आदमी है। सेठ जी, ये मेरी नहीं, मेरे पिता की दी हुई सीख है। जब भी मैं जिंदगी से हार मानने लगता या किसी चीज के लिए जिद करता तो वो कहते थे, बेटा, किस्मत चाहे जो करे, तू मेहनत करना मत छोड़, सही वक्त खुद चलकर आएगा। सेठ जी, मेरे पिता हमेशा मुझे एक बात समझाते थे, बेटा सोहन, हमारे पास इतना धन नहीं कि तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन तुझे एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह होती है जिसमें उजाला और खुशियां मिलती हैं, कभी ठंडी हवा की तरह जो सिहरन तो देती है पर हमें मजबूत भी बनाती है, और कभी बारिश की तरह जो परेशानियां लेकर आती है लेकिन मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है। जैसे हर मौसम बीत ही जाता है, वैसे ही जिंदगी के कठिन हालात भी गुजर ही जाते हैं। बस तू धैर्य और हिम्मत बनाए रख, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक जरूर होगा। सोहन की बातों में पिता का अनुभव और खुद का विश्वास घुला हुआ था। लालाराम जैसे उसकी बातों में खो सा गया था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गईं। वो थरथराते स्वर में, अरे सोहन, मैं सच में बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी समस्या का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, हर तरफ अंधेरा है। सेठ जी, आप कहिए तो सही, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। कभी कभी किसी अनपढ़ मजदूर की बात भी जिंदगी बदल देती है। सोहन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुरखों की जमीन थी। वही जमीन जो पीढ़ियों से हमारे नाम पर थी, हमारी पहचान, हमारी विरासत, उस पर अब मेरे भाई और मेरा अधिकार है। लेकिन गांव के ही दो बाप बेटे उस पर जबरदस्ती कब्जा कर चुके हैं।
मैं सोच रहा था कि थाने जाकर रिपोर्ट कर दूं, लेकिन गांव के बड़े बड़े लोग उनके साथ खड़े हैं। हर तरफ से मुझे धमकियां मिल रही हैं। जितनी कोशिश करता हूं उतना ही असहाय महसूस करता हूं। अब तो उन्होंने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे पिता की जमीन मेरी आंखों के सामने मुझसे छीनी जा रही है। सोहन, मैं टूट गया हूं। मुझे समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे लड़ूं। सेठ जी, लड़ाई बड़ी है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईमान और हक की लड़ाई जब सच्चे दिल से लड़ी जाती है तो दुनिया झुक जाती है। बस डटे रहिए, मैं आपके साथ हूं। सेठ जी, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, पर कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। सोहन उसकी हालत देख चुपचाप सोच में डूब गया। फिर कुछ देर बाद गंभीर स्वर में बोला, सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप कानून का सहारा भी लेंगे तो शायद ताकत और पहुंच वाले लोग उसके सामने भी दीवार बन जाएंगे। लेकिन हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। अगर आप चाहें तो मेरे पास एक तरीका है जिससे आपकी जमीन वापस मिल सकती है। अगर ऐसा कोई तरीका है तो फौरन बताओ सोहन। मैं तो सोच सोच कर थक गया हूं। अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। सोहन ने चारों ओर नजर घुमाई, फिर लालाराम को थोड़ी दूरी पर ले जाकर धीरे धीरे अपनी योजना समझाने लगा। वो बोलता गया, लालाराम ध्यान से सुनता गया। हर बात, हर कदम इतनी सूझबूझ और चतुराई से भरी थी कि लालाराम की आंखें हैरानी से फैल गईं। जब पूरी योजना खत्म हुई तो सेठ जी के चेहरे पर उम्मीद की रेखा लौट आई। अरे वाह सोहन, तू तो बहुत ही समझदार निकला। तेरी तरकीब तो कमाल की है। अगर सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा तूने कहा तो मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं सोहन, अगर तेरी ये योजना कामयाब हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे रोजगार मिला है, मेरे घर में चूल्हा जलता है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए, मुझे बस आपका विश्वास चाहिए। सोहन, तू तो इंसान नहीं, फरिश्ता है। कल से इस काम में लग जा। अब तू जो कहेगा वही होगा। अगली सुबह सोहन योजना के मुताबिक खेतों की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी खेत के पास ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अरे अरे, ठहरो। कौन हो तुम और कहां अंदर घुसे जा रहे हो भाई? दो लोग सामने खड़े थे, गांव के वही बाप बेटे जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया था। आंखों में गुरूर, चेहरे पर धमकी, जैसे पूछ रहे हो किसकी मजाल कि हमें चुनौती दे। यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है सेठ जी। मैं एक मजदूर हूँ, पास ही के गांव से आया हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, बस उसी से अपने और अपने बूढ़े माँ बाप का पेट पालता हूँ। कभी खेतों में काम करता हूँ तो कभी बोझा ढोता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना था कि आप इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास तो इतनी जमीन है कि सूरज भी एक चक्कर में नहीं देख सकता। तो सोचा था शायद कोई छोटा मोटा काम मिल ही जाएगा। अरे भाई, जब कह दिया कि यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है तो बार बार पूछने से कुछ नहीं होगा। तो फिर लगता है लालाराम सेठ आपके बारे में सही ही कह रहे थे। क्या कहा? लालाराम? उसने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ खास नहीं सेठ जी, रहने दीजिए, मैं चलता हूँ, कहीं और किस्मत आजमा लेता हूँ। सोहन मुड़ने ही वाला होता है कि तभी पास में खड़ा जगत विनोद, जो अब तक चुप था, गंभीर आवाज में बोल पड़ता है। अरे ओ भाई, जरा रुको, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। सोहन पलटकर उत्साह में उनके पास आता है, आंखों में आशा की चमक। धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? मैं हर काम करने को तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट जो पालना है। काम मिलेगा, पर पहले ये बताओ, लालाराम हमारे बारे में क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि आप लोग गरीबों से बात नहीं करते, उनसे काम तो बहुत लेते हैं मगर इंसान नहीं समझते। वो कह रहा था कि आपके यहाँ मेहनत तो करवा ली जाती है पर इंसानियत की कोई कद्र नहीं। मैंने तब कुछ नहीं कहा,
सोचा था खुद आकर देख लूं, आप जैसे बड़े लोग क्या वाकई उतने पत्थर दिल हैं जितना लोग कहते हैं? सेठ जी, मैं पहले लालाराम सेठ के यहाँ काम करता था, लेकिन वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं दिन रात मेहनत करता, धूप हो या बारिश, पर उसके लिए मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। मेहनत के बाद भी सही मजदूरी तक नहीं मिलती थी। फिर क्या हुआ? लालाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी उससे बहस हो गई तो उसने ताना मारा कि पूरे गांव में वो सबसे ज्यादा मजदूरी देता है। गुस्से में मैं बोल पड़ा कि नहीं, गांव के सबसे बड़े जमींदार तो आप हैं, जगत सेठ और विनोद सेठ। आप लोग मेहनत की कद्र करते हैं और मजदूरों को उनका हक देते हैं। लोग कहते हैं आपके यहाँ काम करने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल सही कहा था तुमने। हमारा फर्ज है कि जो भी हमारे यहाँ मेहनत करे उसे उसकी मेहनत का पूरा मेहनताना मिले। सेठ जी, आपने दिल खुश कर दिया। लालाराम सेठ तो कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो शायद इतनी बड़ी सोच रखने के लायक ही नहीं। जगत और विनोद सोहन की सच्ची बातें और चापलूसी से प्रभावित होते हैं। विनोद बेटा, ये सोहन तो एक नंबर का मेहनती आदमी है। अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ जो हमने इसे रोक लिया। शाम का समय, खेत में अंधेरा छाने लगा है। बाकी मजदूर जा चुके हैं, पर सोहन अब भी खेत में काम कर रहा है। अरे सोहन भाई, अब तो रात होने वाली है, तुम अब भी खेत में लगे हो? जाओ, घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी कहां से लाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं कुछ काम करूं। मेहनत में ही सुकून है, और जब ये पसीना गिरता है तो लगता है मैं जिंदा हूं। तुम बहुत मेहनती हो सोहन, बहुत ईमानदार इंसान हो। आज का काम यही छोड़ दो, कल सुबह फिर से आ जाना। अब घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूं, यही मेरा आराम है। आप लोग जाइए सेठ जी, मैं ठीक हूं। काम खत्म करके खुद ही चला जाऊंगा। ठीक है सोहन, जब मन करे तब घर चले जाना। हम चलते हैं। जगत और विनोद सेठ खेत को सोहन के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं, खेत के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। सायरन की हल्की आवाज, चारों ओर हलचल। जगत और विनोद भागते हुए खेत पर पहुंचते हैं। थानेदार साहब, ये क्या हो रहा है? आप हमारे खेत में क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। इसके सारे कागज हमारे पास हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर तुम दोनों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। चलो चलो हमारे साथ। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। आखिर बात क्या है? अभी सब समझ आ जाएगा। वो देखो, जरा पलट कर देखो अपनी ही जमीन की तरफ। जगत और विनोद पलटकर देखते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां खेत की मिट्टी उखड़ी हुई है और उसमें से एक मानव कंकाल आधा बाहर निकला पड़ा है। पास में फॉरेंसिक टीम और एक बड़ी भीड़ जमा है। थानेदार साहब, हमें नहीं पता ये कौन है। ये हमारे खेत में कहां से आ गई? ये क्या है? ये लाश? नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हमने तो बस खेत की देखभाल सोहन को सौंपी थी और हमने किसी को नहीं मारा साहब। यकीन मानिए, हमें फंसाया जा रहा है। बहाने मत बनाओ। पहले किसी को मारो, फिर उसकी लाश को अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब मासूम बनकर पूछ रहे हो ये क्या है? थानेदार साहब, हम सच कह रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता इस लाश के बारे में। न हमें पता ये कौन है, न कब और कैसे यहां आई। सेठ जी, ये पुलिस यहां क्यों आई है? क्या हुआ है? सोहन, देख तो, हमारी जमीन में न जाने कहां से ये कंकाल निकल आया है। पुलिस हमें ही दोषी मान रही है। ये तो बहुत गंभीर बात है सेठ जी। कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया ये सब? हाँ सोहन, ठीक यही बात हम भी सोच रहे हैं।
पर अब थानेदार साहब तो मानने को तैयार ही नहीं। उन्हें लगता है कि हमने ही किसी को मारकर गाड़ दिया है। अब तू ही कुछ उपाय सोच, वरना हम तो गए। अब ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, तय कर लो। तुम दोनों बाप बेटों में से कौन जाएगा जेल? मैं बस 5 मिनट देता हूं, फैसला करो। कौन कबूल करेगा जुर्म? अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं भी हुई तो उम्र कैद तो तय है तुम दोनों के लिए। मैं कैसे जाऊं? मेरी तो उम्र हो गई। और मैं तो अभी जवान हूं, मुझे भी नहीं जाना है। सोहन भाई, कुछ तो उपाय सोच, वरना हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोहन गहरी सांस लेता है, फिर बहुत गंभीरता से दोनों की तरफ देखता है। विनोद की आंखों में देखते ही उसे कुछ याद आता है। विनोद की जुबान फिसल चुकी थी। सेठ जी, विनोद सेठ, आपने अभी जो कहा, हमें फंसाया जा रहा है। कहीं ये कहानी भी वैसे ही नहीं है जैसे आपने जमीन हड़पने की पूरी बात मुझे अभी बताई थी? तू क्या कह रहा है सोहन? मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, बशर्ते मुझे आपसे कुछ वादा चाहिए। क्या वादा? जल्दी बताओ सोहन भाई, क्या तरकीब है? कि अब से मुझे आपके खेतों का मुखिया मजदूर बना दिया जाए। मेहनत करूंगा, मगर इज्जत भी चाहिए, और मेरी झोपड़ी के लिए थोड़ी जमीन जहां मैं अपने बूढ़े माँ बाप को चैन से रख सकूं। अगर मंजूर है तो मैं पुलिस को ऐसी बात बताऊंगा कि मामला वहीं खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, हम तुझे सब देंगे, बस हमें बचा ले। तरकीब बताने से पहले एक बात बताओ मालिक, आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, ये जमीन या आपकी जान? अरे सोहन, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हमारे लिए तो हमारी जान ही सबसे प्यारी है। नहीं सेठ जी, शायद आप मेरी बात को सही से समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को यह बताएंगे कि यह जमीन आपकी नहीं बल्कि लालाराम सेठ की है, तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? मतलब सेठ लालाराम को। और जब लालाराम जेल चला जाएगा तो आप दोनों फिर से इस जमीन पर कब्जा कर सकोगे। इस तरह ना आप जेल जाओगे, ना जमीन खोएंगे, और असली फंसेगा वही जो फंसाने लायक है। तुम्हारी अकल ने तो हमारी जान बचा ली। अब तीनों थानेदार की ओर बढ़ते हैं। थानेदार अभी भी सख्त लहजे में खड़ा है। तीनों उसके सामने खड़े होते हैं। फिर जगत बोलता है, थानेदार साहब, हम आपको एक सच्चाई बताना चाहते हैं। यह जमीन दरअसल हमारी नहीं है। हमने तो बस कुछ महीने पहले इसे किराए पर लिया था, सेठ लालाराम से। तो अब फंसने से बचने के लिए किसी और को फंसाना चाहते हो? नहीं साहब, आप विश्वास नहीं करें तो आप सोहन से पूछ लीजिए। वो हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले ही काम करने आया है। उससे पहले वो लालाराम के यहां ही काम करता था। अब सबकी निगाहें सोहन पर टिक जाती हैं। थानेदार आगे बढ़ता है, आंखों में शक और तीखापन लिए हुए। बोलो सोहन, ये जमीन किसकी है? सोहन कुछ पलों तक चुप रहता है, जैसे सोच रहा हो, फिर ठानकर गंभीर स्वर में बोलता है, थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है। जगत सेठ और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। लालाराम को बुलाने का वारंट निकालो और इस जमीन की पुरानी रजिस्ट्री निकालो। अब असली खेल शुरू होगा। सोहन, तुम एक काम करो, सेठ लालाराम को बुलाकर लाओ। अब उसे भी सुनना जरूरी है। सोहन बिना एक शब्द बोले तेजी से निकल जाता है। कुछ देर बाद लौटता है। उसके साथ सेठ लालाराम है और लालाराम के साथ गांव के सरपंच भी आ चुके हैं। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये दोनों कह रहे हैं कि यह जमीन इनकी नहीं बल्कि सेठ लालाराम की है। क्या ये सच है जगत सेठ? हाँ सरपंच जी, यह जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से ही काम करवा रहे थे। आप चाहें तो हमारे मजदूर सोहन से पूछ लीजिए। थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है। मैं तो खुद पहले इन्हीं के यहाँ काम करता था। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन लालाराम की है? रजिस्ट्रियों में तो इसका केस दर्ज है।
फाइल में दर्ज है कि कुछ समय से इस पर जगत और विनोद का कब्जा था। अब अचानक यह लाला राम की जमीन बन गई। थानेदार साहब, सच ये है कि हमने लाला राम के साथ धोखा किया था। हमने कागजों में गड़बड़ी करके इस जमीन को हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। हम केस भी वापस ले लेंगे, बस हमें माफ कर दीजिए। अब फैसला कानून करेगा, लेकिन गांव ने आज जो देखा वो सबक बनकर रहेगा। थानेदार साहब, अब आप जाइए, बाकी का काम अब हम खुद संभाल लेंगे। ये नकली कंकाल था, ये सब हमारी तरकीब थी, मेरी और सोहन की, ताकि इन दोनों सेठों के मुंह से सच्चाई बाहर निकाली जा सके, ताकि दुनिया देखे कि लालच आदमी को कहां ले जाता है। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमने झूठ बोला, धोखा किया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम इस जमीन से भी हाथ पीछे खींचते हैं और सेठ लाला राम जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। ठीक है, जब कोई अपनी गलती मान ले तो उसे सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। जाओ, आज के बाद किसी की नजरों में गिरने जैसा काम मत करना। ठीक है जगत, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन एक बात याद रखना, एक जमीन के टुकड़े के लिए कभी अपनों के साथ धोखा मत करना। बुरे समय में अगर कोई साथ देता है तो वो होती है इंसानियत। जमीन तो कभी मेरी, कभी तुम्हारी, लेकिन रिश्ते, भरोसे और इज्जत ये अमूल्य है। सोहन, जैसा मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम मेहनत कर रहे थे, आज से वो जमीन तुम्हारी है। अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। याद है सोहन, तुमने एक दिन मुझसे कहा था, बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो, आज वो दरवाजा खुल चुका है। आज से तुम्हें किसी और के खेत में काम करने की जरूरत नहीं। अब तुम भी मालिक हो। धन्यवाद मालिक, आपने सिर्फ जमीन नहीं दी, मुझे मेरी इज्जत लौटा दी।